नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज भी उतनी ही गर्मी और उतना ही क्रोध है जितना एक महीने पहले पहलगाम हमले के वक्त था। आज बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है और अब पाकिस्तान से अगली बात पीओके पर ही होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मूर्ख देश है जो इस समय अपनी हार पर भी झूठे जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुनने के बाद पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि यह समय जश्न का नहीं बल्कि चिंता में डूबने का है, चिंतन करने का है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हम 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का एक कड़वा सच आपको दिखाएंगे। इन दंगों पर जांच रिपोर्ट आ चुकी है जो इस समय मेरे हाथ में है, और इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो आज भारत के संविधान और भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को चिंता में डाल देगी। मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से मिलती है, लगती हुई है, और हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर तो बहुत आवाज उठाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम अपने ही देश के मुर्शिदाबाद में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस इन दंगों में आंख बंद करके खड़ी रही, लेकिन उसने दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। हालत यह हो गई है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को अब वहां की पुलिस पर ही विश्वास नहीं है और वो इस इलाके में बीएसएफ का कैंप बनाने की मांग कर रहे हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे चांदी की आजकल चांदी हो रही है। जब से सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार किया है, उसे छू लिया है, तब से लोगों ने सोने के बदले चांदी खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन आज डिकोड की शुरुआत हम मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर से करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। आप ध्यान से सुनिएगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यह शेर पिछले महीने हुई उन 2 घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिनके बीच कई समानताएं हैं। इनमें पहली घटना है मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे और दूसरी घटना है पहलगाम का आतंकवादी हमला। अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमलाइन को आज डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे 11 और 12 अप्रैल को हुए और पहलगाम का आतंकवादी हमला इसके सिर्फ 10 दिन बाद 22 अप्रैल को हुआ। इन दोनों घटनाओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ठीक वैसे ही इससे 10 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ही घरों को चुन चुन कर जलाया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि पहलगाम में हिंदुओं को मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाने वाले इसी देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। एक और अंतर यह है कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर पूरे देश के लोगों के खून में उबाल आया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी हमारे देश में ज्यादा बात नहीं हुई। तो सबसे पहले आप मुर्शिदाबाद के इन दंगों को कुछ खास पॉइंट्स में समझिए और ये पॉइंट्स मैं आज चाहूंगा कि आप नोट करें। पहला, पहलगाम हमले की तरह यह घटना भी धर्म के आधार पर हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुनकर निशाना बनाया गया। दूसरा, इस दंगे में लगभग 400 परिवार हिंसा का शिकार हुए और इनमें से 100% परिवार हिंदू थे, यानी सारे के सारे परिवार एक ही धर्म के थे और वो था हिंदू धर्म। तीसरा, पहली बार ऐसा हुआ जब आजाद और धर्मनिरपेक्ष भारत में इन हिंदू परिवारों को किसी तरह से अपनी जान बचाकर गंगा नदी पार करके मालदा में शरण लेनी पड़ी, यानी इन हिंदुओं को अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। जिस जगह पर ये दंगे हुए वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 300 मीटर थी, लेकिन फिर भी वहां की पुलिस ये सब कुछ देखती रही और आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य का पूरा प्रशासन इन तमाम परिवारों पर अपने घर वापस जाने का दबाव डालता रहा, जबकि ये सारे लोग इतने डरे हुए थे
कि ये अपने घर जाना ही नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि अपने घर जाएंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा, और ये लोग मांग कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उनके इलाके में बीएसएफ का एक स्थायी कैंप होना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में कोई ऐसा इलाका भी है, आज के भारत में कोई ऐसी जगह भी है जहां रहने वाले हिंदू परिवार ये मानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वहां की स्थानीय पुलिस काफी नहीं है। उनकी रक्षा बीएसएफ जैसी सेंट्रल फोर्स ही कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। अगला पॉइंट यह है कि यह हिंसा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के विरोध में हो रही थी, लेकिन इसमें हिंदू परिवारों के घरों को ही क्यों जलाया गया, और वो भी उस मुर्शिदाबाद में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस जिले में मुसलमानों की आबादी 66.2% है और हिंदुओं की आबादी 33.2%। सोचिए, सिर्फ 33% हिंदू यहां पर रहते हैं, और ये आंकड़े भी आज से 14 साल पुराने हैं। आप सोचिए, वर्ष 2011 की जनगणना के ये आंकड़े हैं। अब तो हो सकता है हिंदुओं की संख्या यहां पर और भी कम, लेकिन इस सब में हिंदुओं की क्या गलती थी, इन हिंदू परिवारों की क्या गलती थी, और वक्फ कानून का विरोध करने के लिए इन हिंदू परिवारों के घरों को क्यों जलाया गया? आज मैं अपने साथ उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आया हूं, जिसे किसी सरकार ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, बल्कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वयं बनाया है। और इस रिपोर्ट में बाकायदा नाम के साथ हर उस परिवार की कहानी लिखी है जो इस दंगे में बर्बाद हुए हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही एक कमेटी बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और यह पता लगाने के लिए कि इन दंगों के पीछे असल में क्या वजह है और दंगों के समय क्या हुआ है। इसलिए आप ये ना समझें कि यह जांच रिपोर्ट जो है यह राजनीतिक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट में हर उस परिवार की कहानी है जो इस दंगे में बर्बाद हुआ है। इसमें बधू मंडल की कहानी है, इसमें करण घोष की कहानी है, इसमें अमीर चंद्र मंडल के परिवार की कहानी है, इसमें गोपाल मंडल की कहानी है, संजीव मंडल की कहानी है और संजय मंडल की कहानी है। इसमें कृष्णचंद्र पाल के परिवार की कहानी है, इसमें सोना रानी सरकार की कहानी है, अंजन सरकार की कहानी है, इसमें चंचल घोष की कहानी है, इसमें अमर कुमार भगत के परिवार की कहानी है, इसमें गोपाल रवि दास की कहानी है और इसमें राजकुमार गुप्ता की कहानी है। एक एक करके इसमें हर परिवार का नाम लिखकर उसकी कहानी लिखी है कि उसके साथ हुआ क्या। इन द हाउस ऑफ बधू मंडल देखिए, श्यामचंद मंडल, जेठा मंडल, अखिल मंडल, करण घोष, देवव्रत घोष, देवाशीष घोष और उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी कहानी लिखी है। अब इसमें जब आप देखेंगे, नाम ऊपर अलग है लेकिन नीचे जो कहानी बयां की गई है सबकी, वो एक जैसी है। ये सारी कहानियां बिल्कुल एक जैसी है और हर कहानी में इन परिवारों के साथ पहले हिंसा हुई, फिर इनके घरों में जो कुछ भी पैसा या गहना रखे थे उस पैसे को लूट लिया गया, उन गहनों को लूट लिया गया और फिर इनके घरों को आग लगा दी गई, और आग भी ऐसे लगाई कि ये आग से ये पूरे जो घर हैं ये नष्ट हो गए। थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूं। डॉली मंडल की कहानी है जो एक टी स्टॉल चलाती हैं और उनके घर को लूट लिया गया। उनके घर में 25 से 30 हजार रुपए पड़े हुए थे और यह पैसा दंगाइयों ने लूट लिया। और इसके बाद वो लिखती हैं, उनके टी स्टॉल को जला दिया गया। उस टी स्टॉल में एक फ्रिज था, 2 गैस सिलेंडर थे, एक सीलिंग फैन था, वो सब लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिए, एक और हैं श्यामचंद मंडल, उनके साथ भी यही हुआ। 70,000 रुपए उनसे लूट लिए गए। उनके कुछ सोने के गहने थे घर में जो रखे हुए थे, वो लूट लिए गए। टोटल जो उनका लॉस है वो 70,000 का है, जिसमें 8,000 रुपया उनके घर में कैश था और उस कैश को लूट लिया दंगाइयों ने।
सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। दंगाई आए, पहले उन्होंने इन्हें मारा, पीटा, हिंसा की, घायल किया बुरी तरीके से। उसके बाद इनके पैसे को लूटा और फिर घर में आग लगा दी। आग भी ऐसे लगाई कि एक भी घर अब रहने लायक नहीं बचा। ये लोग अपने घरों में लगी आग को बुझा ना सकें, इसके लिए पानी के कनेक्शन को काट दिया गया और आसपास के पानी के टैंक्स को भी नष्ट कर दिया गया। जो पानी की टंकियां थीं उन्हें भी नष्ट कर दिया गया ताकि उस पानी से ये आग ना बुझा ले। इस दौरान वहां का स्थानीय पार्षद महबूब आलम इन दंगाइयों के साथ स्वयं मौजूद था और एक विधायक भी, जो लोकल विधायक था, वो भी 11 अप्रैल को दंगे के पहले दिन वहां आया और इन दंगों को देखकर बिना कुछ किए वहां से लौट गया। अमीरुल इस्लाम नाम का एक व्यक्ति भी उस गांव में आया था जहां हिंसा हो रही थी और वो यहां उन घरों और दुकानों को देखकर गया जो इन दंगों में बच गए थे, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन उसके जाने के बाद इन घरों और दुकानों को भी आग लगा दी गई। तो सोचिए, एक व्यक्ति आता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अभी इस गांव में और कौन कौन से हिंदुओं के परिवार बच गए हैं, कौन कौन सी दुकानें और घर बच गए हैं जिन्हें आग नहीं लगाई गई। वो नोट करके ले जाता है। उसके बाद, उसके जाने के बाद दंगाई फिर वापस आते हैं और जो दुकानें और मकान बच गए थे फिर उनमें आग लगा दी जाती है। इत्तेफाक की बात यह है कि इनमें दंगाइयों के साथ दिखने वाला स्थानीय पार्षद महबूब आलम भी टीएमसी का बताया जा रहा है और मुर्शिदाबाद की एक सीट से विधायक का नाम भी अमीरुल इस्लाम ही है जो टीएमसी पार्टी से है। इसमें यह भी लिखा है कि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, दे वांट परमानेंट बीएसएफ कैंप्स एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। लोग कह रहे हैं कि पुलिस पर विश्वास नहीं है, बीएसएफ का कैंप हमारे इलाके में बना दीजिए या फिर कोई सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को लगा दीजिए, वही हमें बचा सकते हैं। लिखा है साफ साफ, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। द विलेजर ऑफ बेटबोना called at 4 PM on Friday and 4 PM on Saturday, but police did not pick up the call. पुलिस तो फोन ही नहीं उठा रही थी। आगे ये भी लिखा है कि गांव में अब जो महिलाएं बची हैं, जो लड़कियां बची हैं, वो इतना डरी हुई हैं कि उनके परिवार वालों ने उन्हें वापस अपने रिश्तेदारों के घरों में भेज दिया है, क्योंकि वो अपनी बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को वहां रखना ही नहीं चाहते, वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी पश्चिम बंगाल की सरकार यही कह रही है कि ये दंगे बाहर से आए लोगों ने कराए थे और उन्होंने ही इन लोगों को भड़काया था, यानी ये So what has unfolded in Murshidabad, pursuant to the violence which took place in April, is a report which shows the presence of outsiders who were the provocators and who incited those riots and the violence. What has also unfolded and is in the public domain, people have seen that leaders of political parties in opposition to the Trinamool Congress have delivered inflammatory speeches and had visited the district to further destabilize the situation. इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है साफ साफ कि जो लोकल काउंसलर है जिसका नाम है महबूब आलम, वो दंगाइयों के साथ 11 अप्रैल 2025 को वहां पर आया था, लिखा हुआ है। फिर यह भी लिखा है, एमएलए इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन फ्राइडे, ही सॉ द वेंडलिज्म एंड वेंट अवे। यानी जो स्थानीय एमएलए है वो भी आया, उसने सारा दंगा जो नुकसान हुआ है वो सारा देखा और फिर चला गया। बट द वायलेंस कंटिन्यूड ऑन 12 अप्रैल, यानी सैटरडे को भी, अगले दिन भी ये हिंसा ऐसे ही जारी रही, ये हिंसा रुकी नहीं। फिर लिखा है, अ मैन नेम्ड अमीरुल इस्लाम केम बैक टू द विलेज and saw which houses were not attacked, and then the miscreants came and set fire to those houses. तो ये सारी कहानी इसमें लिखी है और इसमें यह भी लिखा है कि अब ये सारे जो मकान हैं, घर हैं, ये इस हालत में है कि इनमें अब रहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बहुत संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाने पर हंगामा और राज्य सरकार से पूछा गया
कि पुलिस ने दंगाइयों को क्यों नहीं रोका। जब यह हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों के इलाकों पर ही हमले करवाने शुरू कर दिए ताकि ऐसा लगे कि ये हमले दोनों धर्मों के लोगों पर बराबरी से हो रहे हैं। ये आरोप है अधीर रंजन का। दुख की बात यह है कि ये गांव एक बाप और बेटे को हत्या कर दिए गए थे और वहां के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बार बार पुलिस को संपर्क करते हुए उन लोगों को बचाव के लिए बार बार विनती की, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को मदद करने के लिए ना आए नहीं। उस समय जब यह हल्ला हो गए कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हुए हैं, आगजनी हुई है, तो चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार कुछ मुसलमानों इलाके में 11 और 12 नंबर वार्ड है धुलियान में, मतलब शामसरगंज में, और मुसलमानों की जहां भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां जाके हमला बोला। तो ये अधीर रंजन चौधरी के आरोप हैं और इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है। ये जांच का विषय है कि इस इलाके में क्या सिर्फ जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को ही निशाना बनाया गया या फिर इसके पीछे कुछ और था। बीजेपी ने भी पूछा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगों में शामिल टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई कब करेंगी। समाचारों के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके, टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। जब दंगे होते हैं तो कैसे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद होते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। इसमें एक संजय मंडल थे जिनके परिवार को भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया, घर को जला दिया गया। वो कहते हैं कि उनके घर में उनका जो फर्नीचर था, टीवी था, घर था, वो तो जला ही दिया गया। उनके बेटे और बेटी जो दोनों छात्र हैं, उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारे उनके सर्टिफिकेट, सारे दस्तावेज वो जला दिए गए। उनकी स्कूल की किताबें जला दी गईं, स्कूल का बैग जला दिया गया, स्कूल की यूनिफॉर्म, सब कुछ जला दिया गया। सोचिए इन स्कूल जाने वाले बच्चों की क्या गलती थी। इन दंगों में 70 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हत्या करने वाले लोग उनके आस पड़ोस से ही आए थे, यानी पड़ोसियों ने ही ये बाप बेटे की हत्या कर दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुर्शिदाबाद में उस समय क्या हालात रहे होंगे। और हमारे देश में अक्सर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत बातें होती हैं। लोग चिंता जताते हैं कि देखिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज जरा ये भी सोचकर देखिए कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं में और मुर्शिदाबाद के इन अल्पसंख्यक हिंदुओं में कौन सा बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये दोनों एक ही नहीं है? बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार, लेकिन हम तो अपने देश में ही नहीं रोक पा रहे। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वही जिला है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग घुसपैठ करके आए हैं और अब वो भारत के नागरिक भी बन गए हैं।
और क्या पता कि इन दंगों में भी ऐसे ही लोगों की भूमिका रही हो जो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आ गए हैं। और सोचिए, पहलगाम हमले में भी तो यही हुआ था। पहलगाम हमले में भी आतंकवादियों ने भी हिंदू पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था और उनकी हत्या करने से पहले उनका धर्म पूछा था। और आज इस पहलगाम हमले को पूरा 1 महीना हो चुका है। आज सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए और इस पोस्टर से जो भाव निकल कर आ रहा है उसे समझिए। अगर पहलगाम के आतंकवादी हमले पर देश की भावनाओं को एक स्लोगन में, एक पोस्टर में व्यक्त करना हो तो वो स्लोगन होगा जिसका शीर्षक है सिंदूर बना बारूद। जरा मैं आपको फुल स्क्रीन पर इसको दिखाता हूं। ये हालत है और आज का जो मूड है भारत का वो यही है, सिंदूर बना बारूद। आज इस हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा आज भी वैसा ही है जैसा उस हमले की शाम को था। आज भी उनके भाषण में उतना ही क्रोध था, उतना ही दर्द भी था और आज उनका भाषण विस्फोटक था। आज पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बारूदी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। 22 अप्रैल का बदला भारत ने आतंकवादियों से 22 मिनट में ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी और भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। और भारत ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को आईसीयू में पहुंचा दिया है, ऐसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आज उनका भाषण जबरदस्त था, सुनने लायक था और पूरी दुनिया को आज ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल किस मूड में है, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। और भारत ने युद्ध जीत तो लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री का जो क्रोध है वो कम नहीं हुआ है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण सुनने लायक है। देश के लोगों को भी सुनना चाहिए और विदेशों में बैठे लोगों को भी सुनना चाहिए और पाकिस्तान को तो बार बार रिवाइंड करके इस भाषण को सुनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी झूठे जश्न में डूबा हुआ है। जब इस भाषण को सुनेगा ध्यान से तो चिंता में डूब जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि उनका लहू आज भी उबल रहा है और उनकी नसों में अब लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश है। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता भी पढ़ी है जिसमें नए भारत के रौद्र रूप की छवि दिखाई देती है और आज आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ इस कविता को ध्यान से सुनना चाहिए और ये पाकिस्तान को भी भारत का एक कड़ा संदेश है। इस कविता को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कविता आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो यहां पर आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत का रौद्र रूप पूरी दुनिया को दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये है भारत का नया स्वरूप। आप में से बहुत सारे लोग आज भी ये चर्चा करते हैं कि क्या ये युद्ध समाप्त हो चुका है या ये युद्ध दोबारा भी शुरू हो सकता है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर आज के भाषण को आप डिकोड करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन से 3 नए सूत्र तय किए हैं भारत के। क्या नया है इनमें? पहला सूत्र है, भारत पर आतंकवादी हमला अगर हुआ तो भारत करारा जवाब देगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी ही होंगी। दूसरा, एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकियों से अब भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, भारत आतंकवादियों के आकाओं और उनकी सरपरस्त सरकार को अब अलग अलग करके नहीं देखता, भारत उन्हें एक ही मानता है और अब पाकिस्तान का यह स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल बिल्कुल चलेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर के बाद भारत सिंधु जल समझौते को बहाल कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से यह कह दिया है कि जब तक आतंकवाद है तब तक यह समझौता स्थगित ही रहेगा और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाई पाई का मोहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत की 3 नदियों का पानी मिलता है, यह सब आपको पता होना चाहिए, जिनमें एक नदी है झेलम, दूसरी है चेनाब और तीसरी नदी है सिंधु। इन तीनों नदियों के पानी पर पाकिस्तान में 80% खेती की सिंचाई निर्भर करती है और अगर यह पानी पाकिस्तान को नहीं मिला तो वहां गेहूं और धान जैसी फसलों का संकट पैदा हो जाएगा और पाकिस्तान के पास इतना आटा भी नहीं बचेगा कि वो अपने देश के आधे लोगों का भी पेट भर पाए। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बात सच हो जाएगी। उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान घास या पत्ते खा लेगा लेकिन वो अपना परमाणु बम किसी भी कीमत पर बनाकर ही रहेगा। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात वैसे बन जाएंगे कि पाकिस्तान के लोगों को घास और पत्ते ही खाने पड़ेंगे। ऐसा दिन बहुत जल्द आ सकता है। भारत के पानी रोकने के बाद पाकिस्तान के पास यही विकल्प बचेगा कि वो गेहूं, चावल और दालों का दूसरे देशों से आयात करे। लेकिन यहां भी एक समस्या यह है
कि आयात तो कर ले दूसरे देशों से, खरीद तो ले दूसरे देशों से, लेकिन पैसा कहां है? उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने 24 करोड़ लोगों का राशन दूसरे देशों से खरीद पाए। बड़ी बात यह है कि ऐसे हालात में आईएमएफ की लोन वाली वैक्सीन भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगी, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उस पर उसकी 1/4 अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जो बिना पानी के डूब जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के नाल एयरबेस पर भी गए और उन्होंने बताया कि यहां से पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस ज्यादा दूर नहीं है और भारतीय सेनाओं ने इस एयरबेस को कैसे आईसीयू में पहुंचा दिया है। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है, और यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, कि पाकिस्तान से जब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो लाइन लिखी है, इसी में कश्मीर का पूरा विवाद और हल छिपा हुआ है। और देखिए, यह है हम क्या चाहते पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह नारा आपने सुना तो बहुत होगा, हम क्या चाहते। लेकिन आज भारत यह बता रहा है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते पीओके। पहले जब भी कश्मीर मुद्दे को लेकर बात होती थी तो उसमें पीओके का जिक्र हल्का फुल्का आता था, बचकर निकल जाते थे हम। और हमारी सरकारें पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ पाकिस्तान से पीओके मांगती नहीं थी। वो सोचती थी कि अगर पीओके का नाम ले दिया तो बात बिगड़ जाएगी, बातचीत टूट जाएगी, पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। वो पाकिस्तान से यह नहीं पूछती थी कि पीओके किस दिन लौटाओगे। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। इस इशारे को आप समझिए। आज जब हमारा देश ये कहता है कि हम पाकिस्तान से पीओके वापस लेंगे, तो बहुत सारे लोग इस बात की गंभीरता को समझते नहीं हैं और हमारे कश्मीर के इस भूखंड पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा होने से शायद उतने विचलित भी नहीं होते। जबकि भारत वो देश है जहां देश की भूमि को मातृभूमि, मां का दर्जा दिया गया है और पीओके उस हिसाब से हमारी मातृभूमि है। सोचिए, हमारी मातृभूमि पर वर्ष 1948 से ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और यह बात बहुत सारे लोगों को विचलित नहीं कर रही। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह तय किया था कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे और कश्मीर का विलय भारत और पाकिस्तान दोनों में ही नहीं करेंगे, वो अलग रहेंगे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पश्तून कबायली लड़ाकों को वहां पर भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ये हमारे अंदर विलय नहीं करेंगे तो हम इन पर कब्जा कर लेंगे। और उन्होंने खास तौर पर सेना को नहीं भेजा, बल्कि कबायली लड़ाकों को भेजा, जिससे दुनिया को यह लगे कि यह विद्रोह कश्मीर के आम लोगों ने किया है।
और इसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सच यह था कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबायली लड़ाकों के भेष में ही कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा था, और जब तक कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत ने अपनी सेनाओं से कबायली लड़ाकों को पीछे धकेला, तब तक पीओके की जमीन पर पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा कर चुका था। यह काम हो चुका था। मतलब जब तक हमारी सेना वहां पहुंची तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। हालांकि हमारी सेना उस समय स्थिति में थी कि वो बड़ी आसानी से पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करा सकती थी, उनकी सेना को पीछे धकेल सकती थी। हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बीच इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जिससे भारत इन पाकिस्तान के सैनिकों को पीछे नहीं धकेल पाया। और जहां पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी थीं, वहां 1949 के कराची एग्रीमेंट के तहत एक सीज फायर लाइन बन गई, और यह तय हुआ कि जिसके पास जितनी जमीन है अब से बस वही सीज फायर लाइन रह गई। जो आपके पास है आप रखिए, जिस पर आपका कब्जा है आप रखिए। तब से लेकर आज तक पीओके पर पाकिस्तान का ही कब्जा है। और वर्ष 1971 के युद्ध में जब भारत जीता और भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, तब शिमला समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी ये एक त्रुटि हुई, और उन्होंने पाकिस्तान से पीओके को मांगने की बजाय उसके साथ सीज फायर लाइन को ही LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मानने का फैसला कर लिया। पीओके का क्षेत्रफल 72,935 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, 72,000 वर्ग किलोमीटर, कितनी बड़ी जमीन है। और इसमें भी 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो वैली है, उसका वो इलाका पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर चुका है, और अब यह इलाका चीन के कब्जे में है। यानी इस इलाके को लेने के लिए तो हमें चीन से बात करनी पड़ेगी। 5,000 किलोमीटर का इलाका है। और अब भारत यही कह रहा है कि हम क्या चाहते, पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर भारत में शामिल होता है तो इस क्षेत्र में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, और हमारी मातृभूमि पर किसी और का कब्जा इसके बाद नहीं रहेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि कैसे भारत के रेलवे स्टेशंस बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को टक्कर दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे यात्रीगण इस खबर को ध्यान से देखें। आज बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन किया है, जिनका पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 18 राज्यों के ये रेलवे स्टेशंस पहले अंग्रेजों के जमाने की हालत में थे, लेकिन अब इनका पुनर्निर्माण किया गया है, और ये रेलवे स्टेशन अब लेटेस्ट सुख सुविधाओं में एयरपोर्ट्स को भी टक्कर दे रहे हैं। और सोचिए, ये आम लोगों के लिए, हमारे देश के आम यात्रियों के लिए जो ट्रेन में सफर करते हैं, उनके लिए यह कितना बड़ा बदलाव है। एयरपोर्ट्स को आज भी उन लोगों का सूचक माना जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे वाले लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर शानदार सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं, चमकदार एयरपोर्ट्स आपको दिखाई देते हैं, पूरी साफ सफाई होती है। लेकिन रेलवे स्टेशंस पर ऐसा नहीं होता था। रेलवे स्टेशन भारत के गरीब और मध्यम वर्ग की लाइफलाइन मानी जाती है, और आज भी कोई श्रमिक किसी दूसरे राज्य से जब शहर में काम करने के लिए आता है तो वो ट्रेन से ही सफर करता है। और अब तक उसे ऐसे ही रेलवे स्टेशंस मिलते रहे हैं जहां सुविधाएं ना के बराबर हैं, और आधुनिक सुविधाएं तो बहुत ही कम हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके देश के तमाम रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा सुख सुविधा से संपूर्ण बना रहे हैं, और आज 103 रेलवे स्टेशंस पर इस नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
जिन 103 रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 18 गुजरात में है, 15 महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में 9 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं। और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी और इसके तहत देश के कुल 1275 स्टेशन को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा और इन स्टेशन पर अब आपके लिए वेटिंग लाउंज होगी, लिफ्ट होंगी, एस्केलेटर्स होंगे, वाईफाई की सुविधा होगी और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए भी आपके लिए बाकायदा एक स्टॉल लगाया जाएगा। और हमारे रेलवे स्टेशंस भी दूसरे देशों की तरह अब भव्य और शानदार हो जाएंगे। अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत के पास है और औसतन हर रोज भारत के 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन्हीं ट्रेन और रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं। और इसलिए सोचिए कि जब इनका कायाकल्प होगा तो ये विकास सीधे तौर पर कैसे इस देश के आम लोगों की जिंदगी को सीधा छुएगा और आम आदमी इस विकास को खुद महसूस कर पाएंगे। पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जब इस बार अपनी अगली रेल यात्रा पर निकलेंगे तो आप इन 103 स्टेशंस पर अगर आपका मौका लगे तो जाइएगा और देखिएगा कि कितना बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अब एक अपील इस देश के लोगों से भी है। स्टेशंस तो बन गए, पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि आज बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार तो रेलवे स्टेशन और ट्रेन का कायाकल्प कर देगी, लेकिन क्या हमारे देश के लोग भी इनका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो अपने घर का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने घर को साफ रखते हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक पिछले साल रेलवे की करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिनमें कंबल हैं, चादर, तकिए और दूसरी अन्य जो चीजें हैं शामिल थीं, उन्हें लोग चोरी करके अपने घर ले गए। और उसके बाद मध्य रेलवे ने चोरी हुई 87 लाख रुपए की संपत्ति बरामद भी की। नागपुर डिवीजन ने 33 लाख रुपए और पुणे डिवीजन ने 19 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की थी। इसके अलावा जब भी कोई हड़ताल होती है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है, कोई आंदोलन होता है, तो सबसे पहले इन ट्रेन्स को रोका जाता है। सबसे पहले हमारी रेलों पर ही पत्थर फेंककर रेलवे की संपत्ति को नष्ट किया जाता है। इसलिए आज आप सबसे ये अपील है कि ये रेलवे स्टेशंस, ये हमारी नई शानदार ट्रेन्स, ये सब आपके लिए है। और अगर विरोध प्रदर्शन करना भी है तो अपना ही नुकसान क्यों करना है? इसलिए इन रेलवे स्टेशंस को वैसे ही साफ रखिए जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, कुछ सेकंड का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत के लोग आजकल सोना छोड़कर चांदी क्यों खरीद रहे हैं। Big dreams start here. Pursue BBA from Prestige. Get global exposure. Strong alumni network. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. तो आपका ये छोटा सा ब्रेक अब हो गया होगा और अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत में चांदी की चांदी हो गई है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने चांदी को भारत के आम लोगों के लिए अब एक नया सोना बना दिया है और अब लोगों को चांदी में निवेश करना ज्यादा आसान और सस्ता लग रहा है। वर्ष 2023 में भारत ने
3,625 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया था, लेकिन पिछले वर्ष भारत ने 7,669 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया है। यानी एक वर्ष में ही चांदी का आयात दुगने से ज्यादा हो गया और अनुमान है कि इस बार चांदी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसका कारण यह है कि लोग भी चांदी में निवेश कर रहे हैं और अलग अलग उत्पाद बनाने में भी चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, टैरिफ और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने की वजह से सोने की कीमतें पिछले कुछ महीनों से आपके जो दिल की धड़कन है उसकी तरह ऊपर नीचे हो रही है। एक दिन सोने की कीमत ऊपर होती है, अगले दिन नीचे आ जाती है और इसी अस्थिरता ने सोने पर लोगों की उलझन को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 20 मई को 95,170 रुपए का था, लेकिन आज यह लगभग 98,060 रुपए का हो गया और 2 दिन में इसकी कीमतें 3% बढ़ गई। लेकिन एक महीना पहले यही 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,01,500 रुपए का था और उस हिसाब से आज इसकी कीमतों में लगभग 3.5% की गिरावट आ चुकी है और यही अस्थिरता लोगों को बेचैन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 10 ग्राम सोने की औसत कीमत 90,000 रुपए के आसपास और बहुत सारे आम लोगों के लिए 90,000 रुपए के आसपास थी और बहुत सारे आम लोगों के लिए सोना उनकी पहुंच से अब दूर होता जा रहा है। सोना बहुत महंगा हो गया है और इसी कारण से चांदी को भारत के बहुत सारे आम लोगों का नया सोना माना जा रहा है। चांदी की चांदी होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, आम लोगों को सोने की तुलना में चांदी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। दूसरा, चांदी ने भी भारतीय बाजार में काफी अच्छा और टिकाऊ प्रदर्शन किया है। 6 महीना पहले 28 नवंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 89,500 रुपए थी, लेकिन आज इसकी कीमत 1,01,000 रुपए हो चुकी है और इसमें 12.8% की वृद्धि हुई है, यानी अच्छा रिटर्न है। दूसरा, सोने की कीमतें बढ़ने से ये बहुत सारे आम लोगों की पहुंच से अब बाहर होता जा रहा है, जबकि चांदी की कीमतें बढ़ने पर भी ये आम लोगों के बजट में अभी भी आ सकता है। यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सोने के मुकाबले चांदी की कीमतें तो हमेशा से ही कम रही हैं, फिर इस समय में ही ऐसा क्या खास हो रहा है और क्यों हो रहा है कि लोग सोने से ज्यादा चांदी खरीद रहे हैं? तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि सोना 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच है और ये कीमतें भारत के बहुत सारे आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। दूसरा, जब आप ये सुनते हैं कि सोना 1 लाख रुपए हो गया है तो इसका आपके मन पर भी एक अलग प्रकार का मानसिक प्रभाव पड़ता है। आप 1 लाख रुपए सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये 1 लाख रुपए का जो बैरियर है, थ्रेशहोल्ड है, ये सबके मन में एक गहरी लकीर की तरह है और आप सोचते हैं कि चलो इस बार सोना नहीं चांदी ही खरीद लेते हैं। और ये एक मेंटल बैरियर की तरह होता है जिसके कारण कंपनियां, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार में अपना सामान 99 रुपए का रखती हैं या 999 का रखती हैं या 1,099 का रखती हैं या 99,000 का रखती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो 1,000 का बैरियर है या 1 लाख का बैरियर है उससे पार लोग जाना नहीं चाहते। उन्हें 999 रुपए की चीज तो मंजूर है, लेकिन 1,001 जब उसकी कीमत हो जाती है तो वो उन्हें महंगा लगता है। तीसरा कारण यह है कि भारत में सोने की तरह चांदी का भी एक सांस्कृतिक महत्व है और हमारे देश में भगवान गणेश, मां लक्ष्मी के सबसे ज्यादा सिक्के चांदी के ही खरीदे जाते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति सोने की जगह चांदी खरीदता है तो उसके मन में नकारात्मक भाव नहीं आता और चांदी भी ये संतुष्टि देती है कि आपने अपने आभूषणों में कोई निवेश किया है, किसी कीमती चीज में निवेश किया है। सोने और चांदी की कीमतों में एक दर्शन शास्त्र भी छिपा है जो बताता है कि जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है उसकी कद्र और कीमत उतनी ही कम होती है। हमारी इस धरती पर सोने के भंडार कम है इसलिए सोने की कीमत ज्यादा है, जबकि चांदी के भंडार ज्यादा हैं इसलिए उसकी कीमत कम है। यानी सोने और चांदी की उपलब्धता यह सिखाती है कि कीमत हमेशा उसी की होती है जो कम मात्रा में मिलता है और जो हर जगह हो, जिसकी मात्रा अधिक हो, उपलब्धता अधिक हो, वो जो है उसकी कीमत कई बार नीचे आ जाती है। और चांदी के साथ अब तक यही हुआ, जबकि चांदी बड़े काम की चीज है। सोने का औद्योगिक उपयोग काफी सीमित है। इसका इस्तेमाल गहनों
और ज़्यादातर लोग निवेश के लिए करते हैं, लेकिन चांदी का इस्तेमाल कैमरों में होता है, मोबाइल फ़ोन में भी कई बार होता है, सोलर पैनल्स में होता है और चांदी कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने के लिए भी काम में आती है। लेकिन इसके बावजूद सोना हमेशा चांदी पर भारी रहता है और इस बात में एक दर्शन शास्त्र ये छिपा है जो बताता है कि उसकी कीमत ज़्यादा है जो सदाबहार है और जो ज़्यादा दिन तक साथ निभाता है। सोना कभी काला नहीं पड़ता और इसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, जबकि चांदी कुछ सालों के बाद उसमें कालापन भी आ सकता है और ये अपनी चमक खो भी सकती है। यानी सोना सदाबहार है इसलिए लोगों की पहली पसंद है और चांदी की चमक अस्थायी है इसलिए उसकी मांग भी कम है और उसका दाम भी कम है। तो ये खबर तो थी बाजार की, लेकिन आप इसे अपने ऊपर भी लागू करेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आपको बनना हो तो सोने जैसा बनिए जो सदाबहार भी है और जिसकी चमक हमेशा बनी रहती है और जो मात्रा में भी सीमित है। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल रिश्ते भी प्राइवेट जॉब की तरह हो गए हैं। बेहतर ऑफर मिलते ही लोग चेंज कर लेते हैं। नमस्कार।